नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक जासूस की नज़र से ये पता लगाते हैं कि इतिहासकार हजारों साल पुराने प्राचीन भारत के इतिहास की गुत्थियों को आखिर सुलझाते कैसे हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे पास इतिहास की कोई किताब ही ना हो तो हम किसी सभ्यता की कहानी कैसे जानेंगे। भाई यही वो सवाल है जिससे इतिहासकार हर रोज जूझते हैं। आखिर वो अतीत के खोए हुए टुकड़ों को ढूंढते कैसे हैं। चलिए इस जांच पड़ताल में और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, एक जासूस की तरह। उनके लिए हर एक खोज, हर पुराना दस्तावेज एक सुराग की तरह होता है। और इन सुरागों को समझने के लिए इतिहासकारों के पास कुछ खास औजार, कुछ खास तरीके होते हैं। तो ये है हमारा एक तरह का एविडेंस बोर्ड। यहाँ सबूतों के दो मेन रास्ते हैं। पहला, पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल, मतलब वो चीजें जो जमीन की खुदाई से मिलती हैं। और दूसरा है साहित्यिक यानी लिटरेरी रिकॉर्ड्स, मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों की पड़ताल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक सबूतों की, यानी वो ठोस चीजें जिन्हें हम सच में छू सकते हैं और जो सदियों से जमीन के नीचे दबी हुई थीं। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, न्यूमिस्मैटिक्स। इसका सीधा सा मतलब है सिक्कों का अध्ययन, उनकी पड़ताल। और यकीन मानिए, ये छोटे छोटे से दिखने वाले सिक्के अपने अंदर बड़ी बड़ी कहानियां छुपाए होते हैं। तो एक छोटा सा सिक्का हमें बताता क्या क्या है। देखिए, हिंद यूनानियों ने सबसे पहले राजाओं की तस्वीरें सिक्कों पर बनवाई। इससे हमें शासकों और राजवंशों के बारे में पता चला। फिर कुषाणों के समय के एकदम शुद्ध सोने के सिक्के मिले। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी, व्यापार कितना फल फूल रहा था। गुप्त शासकों ने तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिससे उनके साम्राज्य के विस्तार का अंदाजा लगता है। और सातवाहन, वो तो शीशे के सिक्के बनाते थे, जो उनकी अनोखी धातु कला का सबूत है। मतलब हर सिक्का इतिहास का एक पूरा चैप्टर खोल देता है। चलिए अब अपने अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये सिक्कों से भी ज्यादा टिकाऊ हैं। हम बात कर रहे हैं पत्थरों पर लिखे संदेशों की। इसे कहते हैं एपिग्राफी, यानी शिलालेखों की स्टडी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये प्राचीन राजाओं के ऑफिशियल अनाउंसमेंट या सोशल मीडिया पोस्ट्स हों। बस फर्क इतना है कि ये पत्थर पर लिखे जाते थे ताकि हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। देखिए, सदियों तक सम्राट अशोक के ये पत्थर के संदेश बस खामोश खड़े थे। क्यों? क्योंकि कोई भी ब्राह्मी लिपि को पढ़ नहीं सकता था। वो पूरी तरह से भुलाई जा चुकी थी। फिर 1837 में आए जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर, जिन्होंने एक पहेली की तरह इस लिपि को सुलझा दिया। और बस अचानक ही प्राचीन भारत के ये पत्थर जैसे बोलने लगे। इस एक खोज ने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो राजा, वो कहानियां जो कहीं खो चुकी थीं, वो सब अचानक फिर से जिंदा हो गईं। तो जमीन से मिले सबूतों के बाद अब वक्त है हमारे दूसरे रास्ते पर चलने का, यानी साहित्यिक रिकॉर्ड्स। और इसमें सबसे पहले आते हैं धार्मिक ग्रंथ। देखिए, ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये उस समय के समाज, उनके रीति रिवाजों और उनकी सोच को समझने की एक खिड़की की तरह हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये हमें उस दौर के अनुष्ठानों, दर्शन और महाकाव्यों के बारे में बताते हैं। वहीं बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक और जातक कथाएं बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी की झलक भी देते हैं। और जैन आगम साहित्य से हमें उनके धार्मिक सिद्धांतों और उस समय के समाज के बारे में खास जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों के जरिए इतिहासकार ये समझ पाते हैं कि उस जमाने में लोग क्या सोचते हैं, उनके आदर्श क्या थे और उनका समाज कैसे काम करता था। एक तरह से ये हमें सीधे अतीत की आत्मा से मिलाते हैं। अब आता है हमारा चौथा और आखिरी सुराग, और ये हमें उन लोगों से मिलता है जो भारत में बाहर से आए थे। कभी-कभी एक बाहरी नज़र वो देख लेती है जिसे स्थानीय लोग शायद रोजमर्रा की बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे यूनान से आए मेगास्थनीज, जिन्होंने अपनी किताब इंडिका में मौर्य दरबार के बारे में लिखा। फिर चीन से आए फाहियान और हुएनसांग, जिन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़ी जगहों और उस समय के साम्राज्यों का ब्यौरा दिया। और फिर अरब से आए अल बैरूनी, जिन्होंने भारतीय समाज और विज्ञान पर एक बहुत ही गहरी किताब लिखी। इन सब के रिकॉर्ड हमें एक बाहरी नज़रिया देते हैं जो बहुत बहुत कीमती है। और इन विदेशी लेखों की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि ये लेखक किसी स्थानीय राजा को खुश करने के दबाव में नहीं थे।
तो उन्होंने जो देखा उसे काफी हद तक ईमानदारी से लिखा, जिससे हमें एक अनबायस्ड, एक निष्पक्ष तस्वीर मिल पाती है। तो अब हमारे पास सिक्के हैं, शिलालेख हैं, ग्रंथ हैं और विदेशी यात्रियों के लेख भी हैं। लेकिन असली जासूसी का काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि कोई भी एक सुराग पूरी कहानी नहीं बताता। असली तस्वीर तो इन सभी को एक साथ जोड़ने पर ही सामने आती है। तो देखिए, इतिहासकार काम कैसे करते हैं। मान लीजिए उन्हें एक सिक्का मिला जिस पर किसी राजा का नाम है। फिर उन्हें एक विदेशी यात्री के लेख में उसी राजा का जिक्र मिल जाता है, और फिर एक धार्मिक ग्रंथ में उस दौर में शासन कर रहे एक राजवंश के बारे में लिखा मिलता है। जब इन तीनों सुरागों को एक साथ रखा जाता है तो राजा का शासनकाल, उसका समय और उसका प्रभाव सब कुछ साफ होने लगता है। यही तो है ऐतिहासिक जांच का असली जादू। तो इससे एक बात तो साफ है कि इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं का कलेक्शन नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली जांच है, एक खोज है, जहां हर नया सुराग हमें अतीत को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। और यही सवाल हमें आगे बढ़ने के लिए छोड़ जाता है कि हमारे प्राचीन अतीत के और कौन-कौन से राज हैं जो अब भी जमीन के नीचे या पुराने पन्नों में कहीं दबे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।